हेलो नमस्ते सलाम। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मुस्कान सिंह रवि पे। आज की कहानी हिंदी साहित्य जगत की सशक्त कहानीकार मंजुल भगत जी की कहानी रसप्रिया है। कहानी शुरू करने से पहले यदि आप मेरे चैनल पे नए हों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि मेरे चैनल पे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। आइए शुरू करते हैं आज की अपनी कहानी रसप्रिया। छन छन छत की इस मुंडेर पर से उस मुंडेर पर सफ़ेद कबूतरों का एक जोड़ा उड़ गया। उनके पाँव में बंधे नन्हे नन्हे घुंघरू दिन भर में सैकड़ों बार उनकी उड़ान की ताल पर रुंझुन रुंझुन बज उठते, जैसे नीचे हवेली के बाजरे में बैठी नई नवेली दुल्हन के पग की पैजनियाँ। नई दुल्हन की उनींदी आंखें दोपहर से ही सांझ की प्रतीक्षा में मुंद मुंद जाती। बारजे में झरोखों की कतार के सामने पत्थर का दीवान बना था, जिस पर मोटे गद्दे का श्वेत चादर बिछी थी और गांव तकिया सजे थे। पास ही गोटे किनारी से सजी हाथ पंखियाँ, खस की गोल पंखी, लाल निवाड़ियाँ गोट वाली, मोर पंख की हथपंखी भी पड़ी थी। झरोखों में से हवेली का प्रवेश द्वार, फिर चबूतरा, फिर बैठक साफ दिखलाई पड़ते थे। बारजा ऊपर की मंजिल पर होने के कारण नीचे का लोहे का सदर दरवाज़ा, जो हवेली के अंदर वाले सहन में खुलता था, पूरा नजर नहीं आता था। हवेली की मालकिन दुल्हन की सास तड़के उठते ही मटको दही बिलोया करती। उस समय उनका सुतवा शरीर दाएं से बाएं और बाएं से दाएं आधुनिक ट्विस्ट डांस की तरह थिरकता रहता। हवेली की वही निर्बाध शासिका थी। इस समय वह असल दोपहरी में बारजे में बैठी थी। कभी बहू के छोटे छोटे कोमल हाथ पांव मुग्ध दृष्टि से निहार लेती, कभी बाहर झांक लेती। अरे बहू, आज तो वह चंपा फूल लगी गुलाबी साड़ी पहन ली होती, यह तो तू परसों भी पहनी थी, सास ने कहा। दुल्हन ने मुख कुछ और झुका लिया। कान का झुमका आधे घूंघट में से छूटकर मचलने लगा। उसका सदाब झूमना भी सास ने देखा। उनके खुश्क मुख पर मानो झुम से बादल बरस गए। देखूं तो यह वही झुमका है ना जो तेरे मामा भात में दे गए थे। अरे कल वे आधे चांद के जड़ाऊ वाले भी पहन लियो जो यहाँ से चढ़े थे, वही। इस कथन के साथ ही वह कोई सुनी सुनाई तुकबंदी गुनगुनाने लगी। कोठे पे गोरी ठाड़ी पहन कान में बाला बाले तो, देखो गजब राम एक चांद पर हाले तो। छन सिर पर से फिर कोई कबूतर निकल गया। इस बार बहू ने तो सवालिए आंखें सास की चेहरे पर टिका दी। अरे एक रोज मैंने ही जी बहलाने को 20 कबूतरों को पकड़वा कर उनके पाँव में घुंघरू बंधवा दिए थे। उनमें से कुछ तो मर मरा गए, कुछ ये हैं। अच्छा लगता है ना, छम छम करके उड़ते हैं जब। बहू ने मुस्कुराकर हाँ में गर्दन हिला दी। अरे बिरजू को खाने के बाद पान तू ही लगाकर दिया कर अपने हाथ से, भला यह भी कोई चाकरों पर छोड़ने वाला काम है। बहू का संदली रंग सुर्ख पड़ने लगा। उसने एक नज़र चांदी के गंगा जमुनी पानदान पर यूं डाली जैसे वह पानदान नहीं स्वयं दूल्हे साहब हो। इतने में नाइन तेल कंगीले बहू की चोटी गूंथने बैठ गई। बहू घूंघट हटा सिर घुटने में दे बैठ गई। चूड़ियाँ चढ़वा लो। अरे छमिया, इसे रोकियो तो, सास ने पनिहारिन को आवाज़ लगाई। छमिया कुएं के शीतल जल से भरे
पीतल के उजले छोटे छोटे 4 कलशों की कुतुब मीनार को कहारिन का हाथ लगवा उतार रही थी। उसने पास ही बैठी कटारा चखती अपनी बेटी को ही इस काम पर हाँक दिया। बेटी सुत्थन संभालती चटपट भाग चूड़ी वाले को बुला लाई। जानती थी अब दुल्हन चूड़ियाँ बदलेगी और बख्शीश में हवेली भर की पनिहारिन, महाराजिन, नाइन और उनकी बेटियों के भी दर्जन दर्जन चूड़ियाँ चढ़ जाएंगी। लो बीबी देखो, मीने की क्या नसीब चूड़ियाँ हैं, नफीस चूड़ियाँ हैं। अनारकली ने भी क्या पहनी होगी कभी। अरे फतन मियाँ, आज लुगाई को कहाँ छोड़ आए। गांव का चूड़ी वाला हरदम अपनी बीवी के साथ लेकर ही फेरी लगाने निकलता था। जरा जनाने में पहुँच आसान हो जाती थी। उसके पाँव भारी हैं हुजूर, आज भी भारी था, नहीं लाई। लो देखो क्या महीन हवा सी चूड़ियाँ हैं, लाओ हाथ। अब सास जी बहू की कलाई फतन मियाँ के हाथ में कैसे थमा दे। अब तक यह काम गांव भर में उसकी बीवी ही किया करती थी। चूड़ियाँ ऐसी कसी कसी पहनी जाती कि गट्टा दबाकर बिना चटके चूड़ियाँ चढ़ जाए। यह हुनर चूड़ी वालों के पास ही था। सास जी ने झटपट तेल की शीशी उठा ली। तेल चुपड़कर गट्टा नरम करके उन्होंने स्वयं बहू की पुरानी चूड़ियाँ उतारी और नई पहनाई। बहू जानती थी सास 16 बरस में ही विधवा हो गई थी। जाने कितने वर्षों का निराश चाव आज उमड़ा पड़ रहा है। चूड़ियाँ पहनवाने का कार्यक्रम किसी मैटिनी शो के काम नहीं उतरा। पूरे 3 घंटे चला गया। सास जी सबकी चूड़ियाँ स्वयं चुन परख रही थी। फतन मियाँ सबको आशीष को 4-4 चूड़ियाँ फालतू पहना रहे थे मुफ्त, और आखिर में दुल्हन की चूड़ी पहनाने की बख्शीश भी झाड़े ले रहे थे। 16 वर्ष की आयु में प्राप्त निसंतान वैधव्य को हवेली की मालकिन ने बहन की गोद से नन्हे बृजमोहन को मांगकर झेल लिया था। उनकी जवानी बच्चे की किल्लोल भरी किलकारियों के बीच शिशु सी खेलती ठुमकती गुजरी थी। बिरजू के बहाने कभी मृगछौना पालती, कभी खरगोश। सफ़ेद कबूतर का जोड़ा जो मंगवाया था उसका पूरा कुनबा बन गया था। अब अधेड़ वय में नई बहू के अभिसार में उन्हें अपना यौवन अंगड़ाई लेता प्रतीत हुआ। हवेली में चारों पहर रस बरसा करता। हवेली की ऊपर की मंजिल पर रसोई भंडार और जनाना कमरे थे, अर्थात शयन कक्ष। नीचे मर्दानी बैठक और फालतू कमरे जो केवल शादी ब्याह में ही खोले जाते। प्रातः ही नहा धो नाश्ता कर बृजमोहन नीचे पहुंच जाते। जमीन जायदाद के पचड़े, मुंशी जी के खाते, आए गए से गुफ्तगू करने में 1 बज जाता। तभी दिन का खाना खाने पर ऊपर आते। इतने में सास बहू मंदिर हो आती और गृहस्थी की खटर पटर गांव भर में दही बिलोया मट्ठा पटवाने आदि में व्यस्त रहती। भोजन के लिए चौके में ही पटरा चौकी लग जाता। बृजमोहन खाते रहते, माँ पंखा झलती रहती, जमीन जायदाद की खोज खबर लेती रहती। इस समय दुल्हन दरवाजे की ओट में ही रहती। भोजन के पश्चात ही बृजमोहन पान सुपारी के बहाने दुल्हन तक पहुंच पाता। उस रोज सास ने पंडब्बा बहू के कमरे में भिजवा दिया था, नहीं तो पान भी सास के बारजे से ही नौकरानी द्वारा आ जाते। 5-10 मिनट के इस मिलन के पश्चात बृजमोहन को आराम फरमाने फिर नीचे ही जाना पड़ता। दोपहर से ही रंग महल में डूबे रहना हवेली की मर्यादा को सहन नहीं था। दोपहर को
कुछ देर बहू सास के पास बैठ मोती पोत काट काट कर मखमल और किमख्वाब के बटुए बनाती। छत की पूरी चौड़ाई में लगे भारी भरकम खस के पंखे की डोर थामे पनिहारिन का लड़का उसे डुलाता रहता। सास की आंख लग जाने पर ही बहू उठकर अपने शयन कक्ष में जाती। सांझ पड़ते ही नीचे दलान में नौकर लालटेनों को चमका तेल बत्ती दे जलाने में व्यस्त हो जाते। छज्जे पर खड़ी बहू को वह दृश्य बड़ा कौतूहलपूर्ण लगता। अंधेरे के बढ़ते कदम और अंधियारे को लीलने के प्रयत्न में लालटेनों की लपलप करती लौ, फिर कमरों के आलों, छज्जों के कोनों और जीने के मोड़ों पर एक एक लालटेन पहुंच जाती। हवेली का वातावरण अंधेरे उजाले की आंख मिचौली में रहस्यमय बना रहता। कोई भी स्थान ऐसा ना होता जो पूर्णतया उजाले में नहाया ना हो। दिन भर ऊंची आवाज में बोलने वालों की आवाज वातावरण के अनुकूल ही नरम पड़ जाती। शाम के 7 बजे तक भोजन निपट जाता। कोठे की अलग अलग छतों पर दुधिया बिस्तर लग जाते। बृजमोहन रात्रि भोजन के पश्चात सीधा छत पर जाते। खुली छत पर ठंडी बयार उन्हें दुल्हन के लिए और भी अकुला जाती। वह जानते थे दुल्हन माँ के या कहने पर कि ले बहू उसके लिए दूध ले जा ही उठेगी। माँ के हाथ का औटाया कढ़ाया झागदार सौंधा दूध लेकर बड़े सब्र से सीढ़ियाँ चढ़ेगी। कोई यह न कह दे कि पति के पास जाने को बहू कितनी अधीर है। छत पर कुछ देर लालटेन की लौ में बृजमोहन और दुल्हन में चौपड़ या शतरंज हो जाती। उस छत पर सुहाग मचा है और बराबर की छत पर सास का अकेला बिछौना। पास ही चटाई पर पड़ी नौकरानी का बातों से उचटकर रसप्रिया सास का मन फिर से 16 बरस का हो जाता और तकिए पर धरी हथेली पर पति का 20 बरस का सलोना चेहरा एक बार फिर जी उठता। उनके डलके कपोलों पर 20 बरस का तरुण चेहरा झुक जाता। कोने के बाद का 1 बरस लंबा मधुमास सुहाग की गिनी चुनी रातें सदा के लिए उस 20 वर्षीय मुख को उनके चित्त पर अंकित कर गई। क्या वह चेहरा कभी बूढ़ा नहीं होगा? शायद कभी नहीं, क्योंकि कल्पना कभी समय सी निष्ठुर नहीं हो पाती। अगले दिन बहू को घर का आमों का बाग दिखलाने का आयोजन हुआ। बाग हवेली से मील भर दूर था। पास पड़ोस की औरतों को भी न्योता गया। गांव की औरतें वजनदार जरी की साड़ियाँ जेवरों से तुली पहुँचने लगी। आखिर हवेली से न्योता आया था और नई दुल्हन का साथ था। बहू को 20 सेर वजन का जरी का जालदार लहंगा कुर्ती ओढ़ना पहनाया गया। माथे पर सिंगार पट्टी, गले में पंच लड़ा हार, कुंदन के बाजूबंद, नथनी इतनी बड़ी कि उसके वृत्त में से ही बहू पानी पी ले, और फिर एक सब सिंगार को गज भर के घूंघट से ढाप ढूंढ उसे बग्घी में बिला गया। घर की बग्घी जुतने के बाद घर का तांगा जुता, फिर बैलगाड़ियों की नौबत भी आ गई। मालियों को पहले ही खबर कर दी गई थी। उन्होंने चुने हुए डाल के टपके रसीले आमों की बाल्टियां बाग के कुएं में उतार दी, जिससे मालिक लोगों को आने पर ठंडे आम मिले। औरतों ने खूब आम चूसे, गीत गाए, झूला झूला। कोयल की कूक और आम की छाँव में दिन बिताकर सब औरतें घर लौटी। अरे छमिया, नीचे बगिया में से ताजी मेहंदी तो तोड़ डला। देख बहू की हथेलियाँ कैसे फीकी फीकी सी हो रही हैं।
महाराजिन, जरा तुम ही बखत से घोल पीस लिया करो मेहंदी। बहू की हथेलियों से पहली मेहंदी का रंग अभी पूरा उतरा नहीं कि सास जी उस पर ताज़ा परत चढ़ा देती। बरसों बहू की हथेलियों के भाग रेखाएं मेहंदी की लाली में से ही रची बसी रही और कितनी ही दोपहरियां मेहंदी पीसने, रचने, सुखाने में बीत गई। बहू के बच्चा हुआ। सास ने चढ़ते गर्भ के हर मास का जायजा लिया। समय आने पर उसके दर्द की हर लहर को जैसे अपने ही तन पर झेला। पोते को गोद में डाल जब वह गांव भर की औरतों को बहू के झूठा दर्द कब उठता और असली कब, और पहले कितने फासले पर उठा और बाद में कितनी देर बाद कैसे पीठ से उठकर यूं आगे को आया का बखान करके बताती तो लगता वह अपनी ही जचगी की बात कर रही है। वह जचगी जो एक दिवा स्वप्न बनकर रह गई थी। फिर दोनों स्त्रियों में यही एकमात्र जचगी साझे का अनुभव बनकर रह गई। बहू की कोख दोबारा हरी हुई ही नहीं। उसी एक बेटे को लेकर अगले 22 वर्ष तक हवेली में छठी नामकरण, कर्ण छेदन, वर्षगांठ और दुनिया भर का कोहराम मचा रहता। जब सब छुटके मुटके कोहराम से दादी माँ का जी भर गया, तब उन्होंने एक बड़ी धूमधाम का आयोजन किया। पोता गिरीश 22 वर्ष की आयु में नौसा बना और दादी माँ को एक और नई नवेली दुल्हन सजाने को, गुड़िया खेलने को मिल गई। गिरीश की माँ तो अब तक अपने शरीर को निढाल अधपा छोड़ श्रृंगार से विमुख हो चुकी थी। उसे मूसी साड़ी में लड़प झड़प करते देख दादी माँ कुड़ जाया करती। बहू कभी तो सलीके से पहन ओढ़ लिया कर, वह टोकती। अब माजी गिरीश की बहू आ जाने दो, उसके चाव कर लेना। मैं अब अचार मुरब्बे सहेजू की श्रृंगार करने बैठूं। और अब गिरीश की बहू भी आ गई। यादों में धुंधला पड़ा कमसिन पति का चेहरा एक बार फिर माजी की धुंधली पड़ती आंखों में जुगनू सा चमक गया। गिरीश की बहू बड़े से जूड़े में गुलाब खोस कर, लिपस्टिक लगाकर जब माजी के पास आकर बैठती तो उसकी विदेशी इत्र की सुगंध से उनका मन महक उठता। पर जब वह उसकी साज सज्जा का एक एक कण अपनी आंखों से न देख पाती तो झुंझला उठती। अरे बहू, कोई मेरी आंख तो ठीक करवाओ, बिल्कुल ही अंधी कर दोगे क्या? बृजमोहन एक बार फिर से डॉक्टर को दिखला लाता। बुढ़ापा है और इससे बेहतर क्या दिखेगा? डॉक्टर के शब्द सुन माँ की अविश्वास से उसकी ओर देखती रह जाती। बहू के प्रसाधन फिर वह छू छू कर देखती, टोह लेती। पास बैठने पर गिरीश की बहू की बीती दिनों में से याद कर कोई मज़ेदार किस्सा सुनाती, जिससे बहू को उनके पास बैठना अच्छा लगे। जो चुहल बृजमोहन की पत्नी से कभी नहीं की थी, वह गिरीश की बहू से कर लेती। इशारों में रात वाली बात भी पूछ लेती। फिर उन्हें रस भीने गीत की कोई पंक्ति याद आ जाती और वह गुनगुनाने लगती। भूखिया लगे न पियसिया लगे, तोहे देख मोहे मोहिया लगे। किंतु बीच ही में सांस उखड़ जाती और वह हंस पड़ती। गिरीश की पत्नी भी अपनी रसप्रिय ददिया सास के मजाक पर खिलखिलाकर हंस पड़ती। माजी को उसका जोर से हंसना भी बुरा न लगता। गिरीश की माँ ही कभी कभी शिकायत कर देती तो माजी उसे भी घुड़क देती। अरे जा, नई पीढ़ी है, खुलकर हंसती तो क्या हुआ? और बहू, तेरा बखत तो अब गया। पर स्वयं माजी का बखत
हर नई दुल्हन के साथ फिर लौटा आता। 16 बरस की आयु में जो वक्त का टुकड़ा बचकर रह गया था, वह फिर जी उठने को मचलता। देखूं तो बहू, तेरे या कंगन तो एकदम नई ढाल के हैं। माँ जी, मुझे अभी आशा करके नहीं पुकारोगी क्या? हरदम फलाने की बहू ही कहोगी क्या? गिरीश की पत्नी प्यार से आग्रह करती। तूने सुना है बहू, कभी किसी ने तेरी सास को उसके नाम से पुकारा है? अरे तुझे तो पता भी ना होगा, उसका नाम सुगंधी है, सुगंधी। अब है तो तू गिरीश की बहू ही, फिर आसपास क्या लगा रखी है? माँ जी, आपका नाम क्या है? हाँ, माँ जी ने जैसे याददाश्त पर जोर लगाकर कहा, लाडो। क्यों, तो क्या मुझे अब लाडो कह के पुकारेगी? नहीं तो। गिरीश की बहू फिर जोर से हंस पड़ी। धीरे धीरे हवेली में बहुत सी तब्दीलियां आ गईं। इस तब्दीली में सरकार का भी बड़ा हाथ था। निरंतर ग्राम विकास और ग्राम सुधार के प्रयत्नों ने गांव में बिजली दे दी। हवेली में पंखे, कूलर, नल की टोटियाँ, रेडियो, फ्रिज सभी कुछ आ गया। आशा अब दोपहरी में पंखे के नीचे लेटकर पत्रिकाएं पढ़ती या गाने सुनती। पनिहारिन की टोली छुड़ा दी गई। लालटेन वालों नौकर भी छुड़ा दिया गया। हवेली की चहल पहल कुछ कम सी हो गई। आशा ने रसोई के बराबर में डाइनिंग रूम निकलवा दिया। उसकी जिद पर तांगा बग्घी बर्खास्त, रईस गाड़ी वान बर्खास्त। घर में मोटर आ गई जिसे गिरीश चलाता। चौथी पीढ़ी 2 बेटों को लाई। दूसरे पोते का मुख देखकर बृजमोहन स्वर्ग सिधार गए। माँ जी बिरजू की बहू के साथ मानो एक बार फिर से विधवा हो गई। हवेली की बागडोर गिरीश और उसकी पत्नी के हाथ में आ गई। चौथी पीढ़ी 7 बरस की होते ही शहर में बोर्डिंग हाउस में पढ़ने चली गई। गिरीश ने आमों का बाग बेच रुपए शहर में मोटर स्पोर्ट के कारखाने में लगा दिया। गिरीश की पत्नी ने दादी माँ के कमरे में भी एक टेबल फोन और एक रेडियो भेज दिया, पर वह बंद ही पड़े रहते। दादी माँ उन्हें तब ही चलाती जब गिरीश की बहू उनके पास आकर बैठती। जिंदगी के बदलाव यहीं खत्म नहीं हुए। एक रोज़ मालूम पड़ा कि गिरीश ने शहर में एक बना बनाया मकान खरीद लिया है। हवेली से काम का सामान वहाँ ले जाया जा रहा है। गिरीश और आशा ने दादी माँ से भी वहाँ चलकर रहने का आग्रह किया। सुनकर दोनों ही स्त्रियां स्तब्ध रह गईं, जैसे सीने में टूटे हुए कांच की नोकदार किरच दूर तक धंस गई हो। दादी माँ और इस हवेली से बाहर, इस बारजे से अलग, पुरानी सीढ़ियों से कटकर एकदम से अजाने मकान में। सब कुछ तो यहाँ है बेटे, वहाँ क्या है? वह पूछ बैठी। सब कुछ यहाँ से ले जाया जा सकता है माँ जी। वहाँ शहर है, फैक्ट्री है, कारोबार है, आमदनी है, और क्या चाहिए? दादी माँ को विश्वास नहीं आया कि सब कुछ यहाँ से ले जाया जा सकता है। ना ही वह इसका उत्तर दे सकी कि उन्हें आखिर और क्या चाहिए। बोली, तब तुम ही जाओ, मैं यहीं ठीक हूँ। माँ ने भी जाने से इनकार कर दिया। दादी माँ की सेवा टहल उनकी दिनचर्या का अंग बन चुकी थी। माँ जी अब अधिकतर बिस्तर पर ही बैठी या लेटी रहती। हवेली भाएं भाएं कर उठी। उसमें अब रोज रोज बुढ़ाती यही 2 स्त्रियां रह गई थी। शहर से खबर भी आती और गिरीश और आशा आकर मिल जाते। दादी माँ का जीवन बिना शौक, बिना नाच के बीतने लगा। दादी माँ अब बस सुबह का चिराग थी, पर मौत को दुत्कार रही थी। अभी नहीं रे, अभी तो गिरीश के बेटे का ब्याह देखना है। बहू को अपने हाथों गले में 20 तोले का एक तोड़ा पहनाऊंगी कि गर्दन झुक झुक पड़ेगी। तभी आशा उन्हें देखने पहुंच गई।
बोली, बोल रही, कब करेगी बड़े का ब्याह। ऊँट तो हो गया। माँ जी वही खबर तो देने आई हूँ। अरे क्या माँ जी, राकेश ने खुद शादी कर ली है। हैं? कब आया अमेरिका से? आया नहीं, वहीं कर ली। किससे? एक अमेरिकन से। न चाहते हुए भी आशा के स्वर में सास का निराश चाव कड़वाहट घोल गया। अरे कैसी होती है ये अमेरिकन लड़कियाँ। दादी माँ दुल्हन के रूप की कल्पना के लिए तड़प उठी। अरे बोल ना। क्या बोलूँ माँ जी, यही कि उसके हाथ पांव कैसे हैं। माँ जी वहाँ की लड़कियों के गट्टे भारी होते हैं, हार सी चूड़ियाँ ही आएंगी। बाल कितने लंबे हैं। बाल तो माँ जी कटे हुए होंगे। ग्रीस की बहू हंस दी। और काले चमकीले तो हैं, नहीं भूरे हैं। तत फूल झाड़ू जैसे। आंखें कजरारी बड़ी हैं। राकेश ने लिखा था नीली हैं। कैसे कंचे की गोलियां। दादी माँ ने यही कल्पना की। छोटी छोटी बटुआ सी लगती होंगी। दादी माँ की निराशाधार आशा फिर जागी। अपने राकेश से 3 इंच लंबी है माँ जी। उसने फोटो भेजा था। आशा हंसती। माँ जी मरते दम लाख प्रयत्न करने पर भी राकेश की पत्नी के रूप की कल्पना ना बना सकी। न जाने क्या ऊट पटांग बता रही है ग्रीस की बहू। कहीं ऐसे भी दुल्हन होती है, कहीं ऐसा भी श्रृंगार होता है। उन्हें लगा हवेली के रूप, यौवन, श्रृंगार सदा के लिए विदा हो चुका है और वह बहुत बहुत बूढ़ी हो गई है। पल भर को वहीं 20 वर्षीय तरुण पति के मुख उनके 99 पतझड़ देखे चेहरे पर झुकाया और उन्होंने दम तोड़ दिया। आज की कहानी बस इतनी सी। मिलते हैं अगली किसी कहानी के साथ। Thank you for watching and don't forget to subscribe. Thank you.